बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर मौजूद है। जनवरी का महीना वो महीना है जिसको ये कहा जा रहा है कि ये फैसला कुन महीना है, फैसला कुन मार्का शुरू हो चुका है और सियासी मंजरनामे पर, अदालती मंजरनामे पर अब जो डेवलपमेंट्स होनी है, खास तौर पर 20 जनवरी के अराउंड, जो कि नई अमरीकी इंतजामिया की स्वेरिंग इन या ओथ टेकिंग है, उसके अराउंड बहुत सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान की सियासत किस डगर पर चलनी है। और इसी दौरान हम बात तो कर चुके हैं गुज़श्ता वीडियो में अलकादर केस के हवाले से। इस वीडियो में बात करेंगे शाराए दस्तूर की सबसे बुलंदो बाला इमारत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ऊपर तले तीन बड़ी खबरें आती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स कस्टम्स केस में, बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स जो उन्होंने दिए। उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी का जो सुप्रीम कोर्ट में धड़ेबंदी, जजों की ग्रुप बंदी, ये सारा मामला है, उसके ऊपर उनके कुछ रिमार्क्स आते हैं। लेकिन आगाज जो है वो मैं करूंगा और आपकी जो है वो थोड़ी सी टाइम जो है वो मैं साकिब बशीर साहब का भी लूंगा, इससे पहले कि मैं इनसे जरा खोलें इस सारे मामले को कि क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है। आपको मालूम है कि जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल है, उसके हवाले से जीएसपी प्लस स्टेटस का आप बैकग्राउंड जानते हैं, वहां से जिस किस्म का बयान आया यूरोपीय यूनियन का, तो दो तौजीहात मुमकिन तौर पर हो सकती हैं। क्या वो तौजीहात हैं वो तो साकिब साहब से पूछेंगे। लेकिन जो खबर आई है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो आईनी बेंच जिसके बारे में मुकम्मल तासुर ये बन गया था कि ये तो हुकूमत के इशारों पर और किसी की मर्जी और मंशा के बगैर कुछ कर ही नहीं सकता, वहां से जो अब रिमार्क्स आ रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स केस में, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। आज क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ अपील की समाअत हुई। आईनी बेंच के जस्टिस जमाल बंदोखेल ने सवाल किया कि अगर कोई आर्मी ऑफिसर आइन को मुअत्तल करता है तो उसकी क्या सजा है। आपको मालूम है कि कितने मरतबा इस मुल्क में शब खून मारा गया है, आइन जो है उसको लपेट कर फेंका गया है। और यहाँ पर बात हो रही है सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की। और क्वेश्चन आपको याद है कि पहले तैयारा हाईजैकिंग केस, उस मामले में सवाल हुआ था कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ट्रायल हुआ था, मिलिट्री ट्रायल, उस वक्त के आर्मी चीफ, और कितने पैसेंजर्स की जिंदगियां जो है वो खतरे में डली थी। सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बेंच है उसने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में इस केस के ऊपर समाअत की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस वो दलाइल के लिए पेश हुए। आगाज में उन्होंने दलाइल दिए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट की सेक्शन 59(4) को भी कलअदम करार दिया है। उस पर जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि आर्मी एक्ट में कई जराइम का जिक्र भी मौजूद है। एक्ट के मुताबिक तमाम जराइम का इतलाक फौजी अफसरान पर होगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट की सेक्शन 31D के तहत आता है। फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया है। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने इस पर रिमार्क्स दिए कि सेक्शन 31D तो फौजियों को फराइज की अंजाम दही से रोकने पर उकसाने से मुतल्लिक है। फौजी अदालतों में किसका केस जाएगा ये देखना होगा। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि आइन तो बहुत से ट्रिब्यूनल्स की भी तौसीक करता है, देखना सिर्फ यह है कि कौन से केसेस कहां और कैसे सुने जा सकते हैं। मसला यहाँ प्रोसीजर का है कि ट्रायल कौन करेगा। पर जस्टिस जमाल बंदोखेल ने सवाल किया कि क्या सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल ही होता है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने सवाल किया कि अगर कोई आर्मी अफसर आइन को मुअत्तल करता है तो क्या सजा है, आर्मी एक्ट में क्या आइन मुअत्तल करने की सजा है। उस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, आइन के आर्टिकल 6 में आइन को मुअत्तल करने की सजा है। आइन का आर्टिकल 6 हर कानून पर फौकियत रखता है। आर्मी एक्ट में हल्फ की खिलाफ वर्जी की सजा मौजूद है। जस्टिस मंदोखेल ने सवाल किया कि अदलिया मार्शल्ला की तौसीक करती रही, क्या गैर आइनी इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं। तो उस पर जस्टिस मोहम्मद अली वज़र ने कहा कि परवेज मुशर्रफ केस में जजेस का नाम लिए गए थे। संगीन गद्दारी ट्रायल में बाद जजेस के नाम निकाल दिए गए। ये जो सारा मामला, इससे पहले कि मैं उस पर आऊँ, जो जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स और जस्टिस याहिया अफरीदी के, साकिब बशीर साहब, जो आईनी बेंच बना था उसकी साख जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान था। अब ये मामला जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ों से लिंक्ड है और जाहिर है कि कोर्ट्स के मामले में आप थोड़ा सा उस एक एनकम्पस करते हैं, थोड़ा सा उसमें हदूद का ख्याल रखते हुए। ये क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल है, ये तो लग रहा है कि उस तरफ जा रहा है जहां पर इन ट्रायल्स को कलअदमी करार दे दिया जाए।
ایک آپ اینگل یہ اس سے لے سکتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کیس بھی ہے آئینی بینچ کے لیے. آئینی بینچ یہ بنا ہے جب سے اکتوبر سے لے کر اب تک بہت سارے کیسز انہوں نے سنے ہیں، لیکن کوئی ججمنٹ ان کی جانب سے ایسی نہیں دی گئی کہ جس کو کسی جگہ جو ہے وہ اس پر بات ہو سکے. تو یہ ایک تو مفاد عامہ کا کیس ہے، ایک تو اس میں بڑی تعداد میں ایک بلک میں 104 ملٹری کورٹس میں سیولینز کو ٹرائل ان کے ہوئے، اور اس قسم کی میں معافی ہوئی، جی جی دوسرے قسط میں کچھ لوگوں کی معافی جی ہوئی، جی لیکن لیکن 104 ٹرائل بھی ہوا، سزائیں جی جی سزائیں بھی ہوئیں اور ٹرائل بھی ہوا، اور اس سے قبل انڈیویجولز کے ہوتے رہے ہیں. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا ایک ٹیسٹ کیس ہے آئینی بینچ کے لیے. اب اس میں جو لوگ آئینی بینچ پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں، ہم بھی اٹھا رہے تھے، لیکن الٹیمیٹلی جو آئینی بینچ نے فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ ہی پرویل کرے گا. تو اس لیے سوالات جو اٹھائے جا رہے ہیں آئینی بینچ کی جانب سے کہ سیولینز کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتے، وہ بڑے ہی سیریس نیچر کے ہیں. فار ایگزامپل آج جو مطلب آئی ملٹری کورٹس کی جانب سے جو ریمارکس آئے، اس میں ایک چیز جو یہ تھی کہ جو سزائیں دی گئی ہیں ان کی ججمنٹس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. جیسے سمین الدین خان نے کہا کہ وہاں پہ وہ چلے گئے ہیں اپیل میں یا اس طرح، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ان ججمنٹس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ تصور کریں کہ وہ ملٹری کورٹس کی وہ ججمنٹ سامنے آ جائے جن کے حوالے سے کافی دنوں سے میں خود بات کر رہا ہوں کہ 21 دسمبر کو 26 دسمبر کو جو ججمنٹس ملٹری کورٹس نے دی ہیں وہ سامنے تو آ جائے نا. ایک جو ہے وہ یہاں بات ہوتی ہے اوپن کورٹس میں جو فیصلہ آتا ہے وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہو جاتا ہے، اس پہ آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں. مطلب جب سب جوڈیس میٹر ہو پھر تو چلے مسئلہ ہے، لیکن جب فیصلہ آ جائے، ججمنٹ آ جائے، یہاں پہ ملٹری کورٹس کے فیصلے آ چکے تو ان فیصلوں کی کاپیاں سامنے نہیں آ رہی. خواجہ حارث کہتے ہیں کہ ایک ججمنٹ ہم آپ کو دے دیتے ہیں. وہ بھائی ایک کیوں دے دیتے ہیں؟ ایسی بھی بات ہوئی کہ میرٹس کو نہیں دیکھ سکتے. جی جی مطلب وہ جو ہائی کورٹ ہیں وہ آگے میرٹس کو نہیں دیکھ سکتی. وہ ملٹیپل ایشوز ہیں، ٹیکنیکل اور لیگل ایشوز ہیں کہ ہائی کورٹس اس کو کس کس ڈومین میں دیکھ سکتی ہیں ملٹری کورٹس کے فیصلوں کو. تو اس میں خواجہ حارث نے کہا ایک ججمنٹ کیوں، 85 ججمنٹ، 104 ججمنٹ آپ کیوں نہیں دیکھنے دے رہے؟ اور اس میں انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اٹارنی جنرل انہوں نے سپریم کورٹ کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ریزننگ ہوگی، سپیکنگ آرڈر ہوگا، فیئر ٹرائل ہوگا، ہر چیز ہوگی، حق کے دفاع ہوگا، ہر چیز ہوگی. تو وہ اب کب ہوا؟ اب انٹرنلی ہوتا رہا، ٹھیک ہے، لیکن ان کی ججمنٹ تو سامنے آئے نا. پھر جن مجسٹریٹ اور وہ جو آئی سی سی آر پی ہے، انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، اس کا آرٹیکل 14 جس کو مینشن کیا رینا کیونکا نے جو یورپی یونین کے سفیر ہیں، اور پھر یورپی یونین نے آفیشلی جو سٹیٹمنٹ جاری کی اس میں یہ کہا گیا کہ یہ آرٹیکل 14 یہ کہتا ہے کہ کرمنل کیس میں تو خاص طور پر آپ کا جو ججمنٹ ہے اور کن گراؤنڈز پر ہوا، جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ پبلک ڈاکومنٹ ہونا چاہیے، وہ سب کے سامنے موجود ہونا چاہیے. ادروائز اس کو سول جو اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہے اس کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا. اور یہی معاملہ جی ایس وی پلس اسٹیٹس کے ساتھ لنک بھی کیا گیا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جسٹس منصور علی شاہ، کیونکہ دیکھیں جو کچھ بھی ہونا ہے اگر ریورس گیئر اف ایٹ آل، ظاہر ہے کہ یہ پروبیبلٹی ڈائی ڈاؤن نہیں ہوئی، باوجود اس کے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور ریاستی اداروں کے درمیان یا حکومت کے درمیان معاملات اس پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ریورس گیئر لگنا ہے، اگر چیزوں نے پلٹنا ہے، اگر چیزیں تبدیل ہونی ہے، تو فورم الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. وہ فورم ہے کہ جہاں سے چاہے 26 نومبر کا، 9 مئی کا، 8 فروری کے الیکشن کا، 26ویں آئینی ترمیم کا ہر معاملہ وہیں پر ڈیٹرمن ہونا، اور وہاں پر جسٹس منصور علی شاہ کسٹم کیس سن رہے ہوتے ہیں، ریمارکس دیتے ہیں. وہ ریمارکس بڑے انٹرسٹنگ ہے، اس کی بھی ایکسپلینیشن یا پوچھیں گے ثاقب بشیر صاحب سے. اور دوسرا یہ پوائنٹ ضرور ایکسپلین کیجیے گا کہ کیا بہت سارے لوگ یہ جو ذہن میں وسوسہ لا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آئینی بینچ کی ساکھ بنانے کے لیے شاید اس قسم کا کوئی ججمنٹ آنا ہو، اور اصل میں اس کا مقصد یہ ہو کہ یورپی یونین کی ممکنہ پابندیاں جو ہیں ان سے بچا جا سکے، اس پہ بھی تبصرہ چاہیے. لیکن ریمارکس میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹس منصور علی شاہ نے جو ریمارکس دیے، انہوں نے کہا کہ کیا ہم سے دائرہ اختیار واپس لیا جا سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سلیکٹ ججز کے علاوہ
जिनका आईनी बेंच बना है, उनके अलावा जजेस जो है उनसे उनकी जुरिस्डिक्शन वापस ले ली गई है। आर्टिकल 184(3), 186, 185 फलां फलां फलां, ये चीजें आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ये केस नहीं सुन सकते, इस नौयत का केस नहीं सुन सकते। तो उन्होंने कहा कि हमारे से क्या दायरा इख्तियार वापस लिया जा सकता है? ये अदलिया की आज़ादी का सवाल है। इस अदालत के अंदर अलग बेंच कैसे बनाया जा सकता है? ये अदलिया की आज़ादी और इख्तियार की शिकों से मुतसादिम है। साकिब बशीर साहब, इतने यहाँ साइड बाय साइड ये केस चल रहा होता है, आईनी बेंच से ये रिमार्क्स आ रहे होते हैं, फैसले की एक डायरेक्शन या टोन सेट होती हुई नजर आ रही होती है, और जस्टिस मंसूर अली शाह उसी आईनी बेंच जो है उसके ऊपर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा। अच्छा, जो साख की आपने बात की वो भी यकीनी तौर पर वो है, और वो साख उसकी उनकी दाव पर इसलिए है क्योंकि आईनी बेंच पर सवालात ये आ रहे हैं, आईनी कमेटी पर सवालात ये आ रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं वो आपने अभी तक मुकर्रर नहीं की। जस्टिस मंसूर अली शाह, आपको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को 26वीं तरमीम लाई इसलिए गई कि उनको चीफ जस्टिस बनने से रोका जाए, एक जो है वो राय ये भी है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने खतूत भी लिखे कि जो 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें हैं उनको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। आज जो बात उन्होंने की वो भी एक गैर मामूली इस लिहाज से थी कि कैसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट से वो इख्तियारात वापस लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक मैटर ऐसा आ गया कि जहाँ पे उनको उसकी तशरीह करनी है, एक आईनी मामला आ गया। वो कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार ही नहीं है, मतलब हमसे इख्तियार ले लिया गया, और क्या आर्टिकल 191 के तहत ये इख्तियार वापस लिया जा सकता है, और इसके अदलिया की आज़ादी, इंडिपेंडेंस के ऊपर उठने वाले सवालात का जवाब कैसे होगा। तो इस मामले को ऐसे लगता है कि उन्होंने इनडायरेक्टली फिर कन्वे किया है कि भाई बात नकवी साहब वहीं पे आके रुकती है कि 26वीं तरमीम के खिलाफ आने वाली दर्जन से जायद दरखास्तों को मुकर्रर करें, सुने, फैसला करें, हर चीज का जवाब उसी में होगा। ये जो कुछ लॉयर्स हैं, इंडिपेंडेंट लॉयर्स हैं, फैसल सदीकी हैं, हामिद खान है, कराची से मुनीर मलिक हैं, अली अहमद कुर्द हैं, लाहौर हाई कोर्ट है, बलोचिस्तान हाई कोर्ट है, सिविल सोसाइटी है, कुछ जो है वो पॉलिटिशियंस हैं, ये सारे मिल के एक जो है वो यही आवाज बुलंद कर रहे हैं। और ये जो आईनी बेंच है और आईनी कमेटी है उन का भी इम्तिहान है कि वो कब तक इनको फिक्स करते हैं, क्योंकि 38 जज लगने हैं हाई कोर्ट्स में, और 17 जनवरी से पहले 4 जज हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगने हैं और 5 मेरे ख्याल में लगने हैं बलोचिस्तान में। तो ये वो सवालात हैं जिनकी तरफ धकेल रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह कि भाई ये लगाएं सारा कुछ, वो लगाए। अच्छा, ये जब दो डेवलपमेंट्स हो रही होती है, एक तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, दूसरी तरफ आईनी बेंच, तो साइमल्टेनियसली तीसरी डेवलपमेंट हो रही होती है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी मुलाकात करते हैं प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके साथ मुलाकात में जो पास है उनके साथ गुफ्तगू करते हुए वो कहते हैं कि वो वक्त गुजर गया जब जजेस ने एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन ली हुई थी। तो ये मामला क्या ये दुरुस्त फरमा रहे हैं? हम जस्टिस मंसूर अली शाह की जब बात सुनते हैं उनकी एक बड़ी वाज़ेह पोजीशन मौजूद है, और दूसरे जजेस जो है वो ये कहते हैं कि यही है आईनी बेंच और यही है, यहीं से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जो इनिशियली जब केस चल रहे थे तो उसमें समाअत हो रही थी, जो उन्होंने गुफ्तगू की थी वो तो यही कह रही थी। अच्छा, बड़ी मुताद सी गुफ्तगू की है। आज जस्टिस जो याहिया अफरीदी हैं उन्होंने ज्यादा इस्लाहात और इस किस्म की बातें की हैं, मिसिंग पर्सन्स के हवाले से भी उन्होंने बात की है, और जो सवालात खबर बन सकते थे खास तौर पर उनसे थोड़ा सा उन्होंने इस तरह का मौन रखा है कि उनको कोई खबर जो है वो ना दी, बड़ी खबर ना दी जाए। फॉर एग्जांपल एक सवाल ये हुआ कि जस्टिस मंसूर अली शाह खत लिखते हैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को, एक खत लिखते हैं, खत मीडिया में आ जाता है, दूसरा खत लिखते हैं फिर मीडिया में आ जाता है, तो वो खत तो आ जाता है लेकिन उसका जवाबी खत जो है वो मीडिया में नहीं आता। तो इस पर उन्होंने कहा कि लगता ऐसे है कि अब मीटिंग खत्म करने का टाइम हो चुका है। अच्छा। तो फिर मीटिंग जो है वो खत्म हो गई। तो इसी तरह जजेस की खिलाफ जो शिकायत थी, कंप्लेंट्स थी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, उसके हवाले से कहा गया कि वो कौन से नाम है जिनके खिलाफ कंप्लेंट्स क्लोज कर दी गई हैं और जिनको नोटिस हुए, तो वो भी खबर तो उन्होंने नहीं दी। तो हर मामले से निकलते निकलते
26वीं तरमीम का मामला पहले ही उन्होंने कहा कि वो तो आईनी बेंच ने देखना है, मेरा काम तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भी कोई देखना इस हवाले से भी बात हुई जो तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं कि कमीशन बना कमीशन दिया जाए। वो जो भाई, इलेक्शन मैटर्स हैं इलेक्शन उनके हवाले से उन्होंने कहा कि एक हमने बेंच बना दी है। अब वो देखना है कि वो बेंच कौन सा है, क्योंकि आईनी बेंच भी 8 फरवरी मामलात को देख रहा था, तो क्या ये अलग से बेंच है या वही बेंच है या क्या मामला है, क्योंकि आईनी बेंच या आईनी कमेटी का जो कुछ कर रही है उससे जस्टिस याह्या अफरीदी या चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का कोई लेना देना नहीं है, ये अलग थलग है। एक लाइन खिंची हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि ये चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान की डोमेन है। सही, डोमेन जो है वो अभी तक तो मौजूद है, लेकिन ये वो महीना है जिसमें ये डोमेन तब्दील भी हो सकती है, ये डोमेन जो है वो रिवर्स भी हो सकती है, लेकिन ये सारी प्रोबेबिलिटीज हैं, इसमें कोई भी बात हतमी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जिनको आप ये कह सकते हैं मिस्टीरियस है। फॉर एग्जांपल अल कादिर ट्रस्ट केस का फैसला, फॉर एग्जांपल जो है वो उसको जो है जिस तरीके से तारीख पे तारीख दी गई और फिर मुज़ाकराती कमेटी उस दौरान बैठ रही है, उससे पहले भी मुज़ाकराती कमेटी ने बैठना था, तो उसके साथ कोइंसाइड करते हुए नजर आ रही है। तो ये मामलात लोग तो लिंक कर रहे हैं और दे हैव ऑल द रीजन इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि जो 20 जनवरी है, 20 जनवरी के बाद नई अमरीकी इंतजामिया और वो दबाव जिसका तस्करा जो है वो जावेद लतीफ़ करते हुए पाए जाते हैं, दीगर मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ कहते हुए नजर आते हैं कि वसवसे जो है वो आना शुरू हो गए हैं कि इतनी बेहतरीन पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप को किसी की नज़र ना लग जाए। आपको याद होगा कि 2023 में हुकूमत जब ख़त्म हो रही थी, 2023 की हुकूमत के ख़ात्मे के से पहले शहबाज शरीफ ने कहा था कि ये गुलदस्ता है जो हमने इकट्ठा किया है इत्तेहादियों का, इसकी खुशबू ता क़यामत बाकी रहे। तो वो खुशबू अगले चंद दिनों में फारिग हो गई थी, इत्तेहादी जो है वो बिखर गए थे, शिराजा बिखर गया था इलेक्शन कैंपेन में, मवाज़ने और मुनाजरे की जो है वो बातें चल रही थी। अभी भी वो वसवसे तो आ रहे हैं, वसवसों का क्या बनता है इसको फॉलो करते रहेंगे। अब तक के लिए इतने, मुझे और साकिब बशीर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।